यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 15 रानी दुर्गावती, हिंदी सप्ताह 22, दिवस 1 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और अभ्यास पुस्तिका को निकालने से पहले एक बार आप अपनी जो भाषा भारती है उसका पाठ 15 अवश्य पढ़ लें। सबसे पहले मौखिक चर्चा। मौखिक चर्चा के बाद एक पठन बोध दिया गया है। ये पठन बोध आपको पढ़ना है। इसमें रानी के बारे में कहानी है, रानी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शादी किससे हुई थी, वे कहाँ की रानी थी, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे, है ना। तो इस पठन बोध को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपका काम है बेटा, एक बार अपने स्कूल में बैठ करके ये काम आप अवश्य करें। मौखिक चर्चा और पठन बोध को पढ़ेंगे। अगर आप पठन बोध को सही से पढ़ते हैं तो आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, लिखित भाषा विकास। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, अब रहा ये आपका पठन बोध। प्रथम 5 वाक्य लिखने हैं। रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है, और है पे लगा है बेटा आपका पूर्ण विराम। तो ये एक वाक्य हो गया आपका। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा में हुआ, और था के बाद पूर्ण विराम लगा, ये दूसरा वाक्य हो गया। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था, जो कालिंजर के अंतिम शासक थे। ये आपका तीसरा वाक्य हो गया। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी में जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। ये आपका चौथा वाक्य हो गया। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में दुर्गावती की विशेष रुचि थी। ये आपके वाक्य हो गए। इन्हीं वाक्यों को यहाँ से देख करके आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बचपन से दुर्गावती की किस कार्य में विशेष रुचि थी। अगर ये पठन बोध आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, बचपन से ही रानी की अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में दुर्गावती की विशेष रुचि थी। मिल गया, रुचि शब्द मिल गया। यहीं पे हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे, बचपन से दुर्गावती की अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में विशेष रुचि थी। प्रश्न क्रमांक 3, रानी की स्मृति को कौन ताजा करते हैं। तो स्मृति के बारे में एक वाक्य आपके पठन बोध में आया है, ये तो सिर्फ इतना ही लिख दोगे, आपका उत्तर सही माना जाएगा। इतना सा, रानी ताल, चेरी ताल, मदन ताल आज भी रानी की स्मृति को ताजा करते हैं। देखो बेटा, स्मृति को ताजा, ये शब्द कहाँ लिखे हैं, वहीं इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये लिखा है, रानी ने प्रजा के लिए अनेक इमारतें, कुएं, तालाब बनवाए। ठीक है, जबलपुर नगर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल, मदन ताल आज भी रानी की याद ताजा किए हुए हैं। याद हो या स्मृति हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से इसका ये जवाब लिया गया है, याद या स्मृति। रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किया। तो इसी पठन बोध में इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ चलते हैं। इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं। जो आदमी साहसी और योद्धा होता है उस पुरुष को वीर कहते हैं। तो साहसी और योद्धा महिला को वीरांगना कहते हैं। क्या कहते हैं, वीरांगना। यहां पर आप फिल कर दीजिए। ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं। जो पुरुष ज्ञानी होता है उसको विद्वान कहते हैं। जो महिला ज्ञानी होती है उसको कहते हैं विदुषी। इसको याद रखें, विद्वान और विदुषी। विद्वान का विपरीत लिंग भी आपसे पूछा जाए
तो आप विदुषी लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, शब्दों को छांटकर लिखिए। मिसाइल, तीर कमान, लाठी, भाला, तलवार, तोप, फरसा, गोफन, कटार, गदा और बंदूक। इनमें से कौन से अस्त्र हैं और कौन से शस्त्र हैं? अस्त्र बेटा, अस्त्र फेंक कर मारे जाते हैं, उसको अस्त्र को पकड़ के लड़ाई नहीं होती है। बंदूक को पकड़ के लड़ाई नहीं होती है। बंदूक की गोली दबा दोगे, गोली दूर जाके किसी में लगेगी। ऐसी तोप यहां से चलाएंगे तो दूर जाके किसी में लगेगी, है ना। इनको फेंक कर मारते हैं हमेशा, ठीक है। तीर कमान में से आप धनुष से लड़ नहीं सकते, धनुष से तीर चलाओगे और दूर खड़े हुए शत्रु को वो तीर जाके लगेगा। तो ऐसे जो हमारे हथियार हैं वो अस्त्र कहला जाते हैं, जो फेंक कर मारे जाते हैं। जिनसे हम हाथ में लेकर के लड़ाई करते हैं वो कहलाते हैं शस्त्र। तो तलवार को हम हाथ में लेकर लड़ते हैं, फरसे को हाथ में लेकर लड़ते हैं, गदा जिसको सोठा भी कहते हैं, जो हनुमान जी का प्रिय हथियार है, सोठा, ठीक है, लाठी, भाला, इनसे हम क्या है हाथ में लेकर के लड़ाई करते हैं, इसलिए ये कहलाएंगे हमारे शस्त्र, ठीक है बेटा। और इनको फेंक के मारते हैं, ये अस्त्र कहलाएंगे। हालांकि भाला कई जगहों पर देखा गया है कि इसको भाला को फेंक के मार दो, पर सामान्य तौर पर ये हाथ में लेकर लड़ाई करते हैं इससे हम। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांट करके लिखिए। जैसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम जो होते हैं ना, उनको हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ये लिखा है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का। वाक्य नंबर 1, दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। तो यहाँ पर दुर्गावती भी बेटा व्यक्ति का नाम है, एक महिला का नाम है रानी का, गोंडवाना जगह का नाम है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? संज्ञा। संसद भवन दिल्ली में है, तो संसद भवन जगह का नाम है और दिल्ली भी जगह का नाम है। रानी, रानी ने आक्रमण किया, तो रानी, रानी संज्ञा हो गई। फौज के पीछे एक सूखी नदी थी, तो फौज मेरी संज्ञा हो गई, और नदी, नदी भी मेरी संज्ञा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये संज्ञाएं यहाँ पर लिखनी है। धारा प्रवाह पठन है। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उस हिरण का एक प्यारा छोटा बच्चा था। एक दिन हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा खरगोश से काफ़ी आगे निकल गया और रास्ते में एक पहाड़ के पत्थर से टकराकर गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट लग गई, वह जोर जोर से रोने लगा। तो हिरण का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा, ये आपको जवाब देना है, क्योंकि वो पत्थर से टकरा गया था। दौड़ किस किस के बीच में हुई थी? हिरण के बच्चे में और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई थी। लिख देंगे आप, दौड़ हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच हुई। हिरण का बच्चा कैसे चुप हुआ होगा? जब हिरण का बच्चा टकरा गया था तो वो कैसे चुप हुआ होगा? हो सकता है उसकी माँ आ गई हो, माँ को देख के वो चुप हो गया हो, या जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र लेखन, आपको यहाँ पर सोच करके अपने विचारों को लिखना होता है। मान लो आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसमें आप क्या क्या तैयारी करोगे? तो शाला की साफ सफाई, शाला की सजावट, गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की कक्षावार सूची, भाई कौन कविता बोलेगा, कौन क्या कहानी बोलेगा, कक्षा 1 से कितने बच्चे कविता बोलेंगे, कक्षा 2 से कितने बोलेंगे, इन सब की सूची बनाते हैं। प्रभात फेरी की तैयारी, कि जो प्रभात फेरी है, झंडा लेकर के हम गांव की किन गलियों से गुजरते हुए और कहां कहां से किस मोहल्ले से आते हुए वापस अपने विद्यालय पे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिठाई, फूल, पुरस्कार, इन सब की तैयारी हम गणतंत्र दिवस से पहले करते हैं। अगला है स्वतंत्र पठन, एक और है, वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था
तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थीं। अब समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। बेटा जब ये मंदिर बना था तो समुद्र का पानी इसके मंदिर की सीढ़ियों तक आता था। अब समुद्र दूर खिसक गया, इसका मतलब क्या है, समुद्र में पानी थोड़ा सा कम हो गया, इस तरफ से कहीं और खिसक गया हो समुद्र। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। सूर्य भगवान का जो रथ है उसी आकार में ये मंदिर बनाया गया है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई 3 मीटर, काफ़ी ऊंचा होता है ये। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ हैं। तो सूर्य के 7 अश्व, अश्व का मतलब प्यारे बच्चों होता है घोड़ा, याद रखें, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो ये जो घोड़ा है, तो सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं, तो सूर्य देव के 7 घोड़े हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, तो ये लिख दें आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 2, सूर्य के रथ के 7 घोड़े किसके प्रतीक हैं, तो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सूर्य के रथ के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। तो लिख दीजिए आप इसी को, सूर्य के रथ के 7 घोड़े किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद बस यहीं तक आपका अभ्यास कार्य था। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।